सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट जिनके पास भी ये सब्जेक्ट है ना, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप है ना, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट है, उसका ये पार्ट नंबर 2 हो रहा है। पार्ट नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा हो, सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट देखिएगा, देन आप पार्ट नंबर सेकंड देखिएगा। ठीक है ना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो या पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर ओनली 50 रुपीज़ में ये पीडीएफ जो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में खरीद सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है रोमा2750। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर सेकंड ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर थर्ड से कवर। ठीक है ना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यूनिट नंबर 3 है कि लिंग, जो हमारा लिंग में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें संकल्पनात्मक योगदान, यानी जो लिंग का योगदान है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, उसका आपको बताना है योगदान क्या क्या है। ठीक है ना, तो राज्य और इसका पहला क्वेश्चन बनता है यूनिट थर्ड का कि राज्य और संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा में लिंग के योगदान को समझाइए। यानी जब भी हम राज्य का या संप्रभुता की अवधारणा पढ़ते हैं तो हम क्या है, सिर्फ मेल के ही इर्द गिर्द पढ़ते हैं। ठीक है ना, हम वुमेन्स का या अदर लिंग का नहीं पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू। जब हम राज्य और संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा में लिंग का क्या योगदान है उसको भी जानेंगे। जैसे कि हम राज्य की संप्रभुता, चाहे राज्य की बात करते हैं या किसी संप्रभुता की बात करते हैं, तो उसमें जो अदर लिंग्स है या महिला है या अदर लैंग, तो उनकी क्या भूमिका रही है वो आपको बताना है। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि राज्य और संप्रभुता की जो अवधारणा है, यानी सोवर्निटी की जो अवधारणा है, वो क्या है, वो लिंग का योगदान इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और विश्लेषणात्मक हो जाता है, यानी एनालाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांतों में क्या करता है, लिंग की भूमिका और उपस्थिति को समझाने का प्रयास करता है। इसको हम पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो हमारी पारंपरिक से जो चलती आ रही है राजनीतिक सिद्धांत, उसमें लिंग की भूमिका कितनी है। हम जब ये जानेंगे तभी ना हम देख पाएंगे कि वुमेन्स की कितनी है, मेल की कितनी है, और वुमेन्स की नहीं है तो क्यों नहीं है और होनी चाहिए, तभी ना पता कर पाएंगे। तो पारंपरिक रूप से राज्य और संप्रभुता की अवधारणा में लिंग को अक्सर एक गौण या अप्रत्यक्ष भूमिका के रूप में देखा गया, मीन्स नजरअंदाज ही किया गया है। ये माना गया है कि ये अवधारणा मुख्य रूप से पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पे, मतलब राज्य की हो चाहे संप्रभुता की अवधारणा हो, ये सिर्फ कौन देगा, ये मेल ही दिया है, ऐसा दिखा रखा है। ठीक है, तो नारीवादी सिद्धांत और जो क्यूआर सिद्धांत थे वो इसकी आलोचना करते हैं, इस सिद्धांत की। ठीक है ना, चलिए इसके जानते हैं हम। तो राज्य और संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा कैसी थी, तो राज्य की चाहे संप्रभुता की जो अवधारणा थी वो पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत से निकली है। यानी जब हम वेस्टर्न, जब हम पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ते हैं, जो है ना, जैसे रूसो, हम मैकियावेली, हम प्लेटो को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इन्होंने क्या करा है, संप्रभुता राज्य का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है ना, पर हम कहीं वुमेन्स को नहीं पढ़ते। ठीक है, पर जब हम राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसकी इनमें क्या हम देखते हैं कि भूगोल पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं और अन्य देश स्वतंत्रता बनाए रखते हैं। यानी संप्रभुता क्या है, राज्य की क्या होती है, राज्य राजनीति की इकाई होती है और एक भूगोल एक क्षेत्र में आती है। वो क्षेत्र, राज्य वो होता है जिसपे किसी का हक नहीं होता, किसी अदर देश का, मतलब वो स्वतंत्र होते हैं अपने कानून बनाने में। ठीक है ना, तो उसको कहा जाता है राज्य। ठीक है, राज्य क्या करती है, कानून बनाती है, समाज कार्य करती है और राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखती है। ठीक है, कोई भी देश को राज्य कहेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल में। तो संप्रभुता क्या होता है, संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य को अपने मामलों में किसी अन्य शक्ति का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करना। यानी संप्रभुता तब होती जब हमारा देश, संप्रभुता का अर्थ है कि किसी देश पे किसी देश का अधिकार नहीं होना, मीन्स उसकी कानूनी राजनीतिक में हस्तक्षेप ना होना। जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे तो हम संप्रभु नहीं थे। जब, क्योंकि हमारे कानून निर्णय कौन करता था, ये ब्रिटिश सरकार बनाती थी। आज हम संप्रभु है, आज भारत के लोग ही भारत का कानून वगैरह बनाते हैं, तो इसको कहते हैं हम संप्रभुता। ठीक है, तो इन पारंपरिक अवधारणाओं में पुरुष प्रधान संरचनाएं देखने को मिलती है, चाहे हम राज्य की अवधारणा पढ़े चाहे संप्रभुता की। हम सिर्फ मेलों की बात करते हैं कि इन्होंने ये सब बनाया, हम महिलाओं की अदर लिंग की बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो लिंग का योगदान नारीवादी और क्यूआर सिद्धांत का कैसे रहा है। ठीक है, तो नारीवादी सिद्धांत या क्यूआर सिद्धांत ने पारंपरिक अवधारणा को पूरी तरह से परिभाषित किया और चुनौती करा है, जिसमें राज्य और संप्रभुता की जो पारंपरिक अवधारणा है उसमें लिंग को नजरअंदाज किया गया है। ऐसा ये लोग कहते हैं, कौन, नारीवादी सिद्धांत और क्यूआर सिद्धांत की, इसमें कहीं वुमेन्स की बात नहीं होती।
तो नारीवादी दृष्टिकोण इस पे क्या है कि नारीवादी सिद्धांतकार का मानना है कि राज्य की और संप्रभुता की जो अवधारणा है वो पुरुषों के नियंत्रण में और पुरुषों की शक्ति में है, ठीक है ना। यहाँ पे राज्य की संप्रभुता की बात आए, शक्ति की बात आए, सैन्य की बात आए, तो सिर्फ किसकी बात होती है, मेल की बात होती है, मेल के इर्द गिर्द। यहाँ पे वुमेन्स की बात नहीं होती, ठीक है ना। तो वुमेन्स की राजनीतिक जो उनकी जो भागीदारी है उसको कभी गौर ही नहीं किया गया है, या तो क्या करा गया है, नजरअंदाज कर दिया गया है। इसलिए नारीवादी क्या है, लोग आलोचना करते हैं किसकी, राज्य की सिद्धांत की और संप्रभुता के सिद्धांत की जो परंपरागत चली आ रही है, ठीक है ना, परंपरागत वाले की आलोचना करते हैं, ठीक है। पुरुष प्रधान संस्था बताते हैं और नकारते हैं और कहते हैं कि इन्होंने अनदेखी की है वुमेन्स की, ठीक है ना। नारीवादी दृष्टिकोण ये सुझाते हैं कि राज्य और संप्रभुता की अवधारणा लिंग को पहचान और केंद्रीय स्थान मिलना चाहिए इसमें, ठीक है, पर मिलता नहीं है। लिंग आधारित समानताएं भेदभाव को समझना चाहिए और इसमें समावेशिता लाना चाहिए, और वुमेन्स की भी जितने भी कंट्रीब्यूशन है उन सबको भी जोड़ना चाहिए। वैसे ही बिल्कुल क्यूआर सिद्धांत भी बात करता है। क्यूआर सिद्धांत भी लिंग और यौनिकता पर जोर देता है और ये मानता है कि लिंग पहचान और यौनिकता केवल बायोलॉजिकल ही नहीं है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। इसलिए क्यूआर सिद्धांत कहता है कि राज्य और संप्रभुता का जो सिद्धांत है उसमें लिंग की पहचान बिल्कुल होनी चाहिए, और जब लिंग की पहचान इसमें होगी तो इसमें समलैंगिकता आएगी, ट्रांसजेंडर को भी इसमें जोड़ना चाहिए और अन्य जो लिंग है उनको भी इसमें जोड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो क्यूआर सिद्धांत के अनुसार राज्य और जो संप्रभुता की जो अवधारणा है वो लिंग, यौनिकता और राजनीतिक संरचनाओं पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो समान समान अधिकार, स्वतंत्रता, समावेशिता, इसकी बात करता है क्यूआर सिद्धांत, ठीक है। तो लिंग के योगदान की चुनौती जानते हैं हम कि लिंग के योगदान में क्या क्या चुनौती रही है शुरू से लेके अभी तक, ठीक है। तो राजनीतिक सत्ता और शक्ति की परिभाषा, यानी पारंपरिक रूप से हम देखते हैं कि पुरुषों के सैन्य नियंत्रण और राजनीतिक निर्णयों के संदर्भ में ही हम पढ़ते हैं। आपने जब भी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा ये सेना, अब सेना भी कभी पढ़ते हो कि ये युद्ध हुआ, वो युद्ध हुआ, इसमें कभी आप वुमेन्स का रोल नहीं देखोगे, इसमें सिर्फ क्या है, मेल को ही दिखाया जाता है इर्द गिर्द, ठीक है। राज्य के अधिकार में भी विविधता देखने को मिलती है। पारंपरिक दृष्टिकोण में संप्रभुता को पुरुषों की शक्ति के रूप में देखा गया, जैसे कि आपने स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका अगर पढ़ा होगा कभी, या वो आपने इम्पेरियलिज्म पढ़ा होगा, साम्राज्यवाद, ठीक है। तो ये सब में क्या है, आपको देखने को मिलता है कि एक देश दूसरे देश पे आक्रमण कर रहा है, कब्जा बना रहा है, उपनिवेश बना रहा है, पर इसमें सिर्फ मेल को ही दिखाया जाता है, कोई वुमेन जाके किसी पे नहीं बना रही है, ठीक है ना, ऐसा नहीं दिखाया जाता। तो संप्रभुता के अधिकार में समावेशिता भी देखने को मिलती है, यानी पारंपरिक राज्य और संप्रभुता की परिभाषा में केवल राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण ही नहीं होता, बल्कि महिला पे ध्यान देना चाहिए, लिंग पहचान, इन सभी निर्णयों को क्या है, इसमें शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे, राज्य और संप्रभुता की जो पारंपरिक यानी परंपरा से जो चली आ रही है अवधारणा, वो सिर्फ पुरुष प्रधान तक ही सीमित है, उसमें नारियों का योगदान नहीं दिया गया। इसलिए नारीवादी दृष्टिकोण के लोग और क्यूआर सिद्धांत के लोग राज्य की संप्रभुता की इन दोनों की अवधारणा को नकारते हैं और कहते हैं कि ये दोनों की अवधारणा में समावेशिता होनी चाहिए, मतलब लिंग की बात भी होनी चाहिए, अदर जेंडर की बात भी होनी चाहिए, और लिंग में संवेदनशीलता होनी चाहिए, और इनके भी योगदान को इसमें जोड़ना चाहिए, जिससे समाज अच्छा होगा और राजनीतिक संरचना अच्छी होगी और लिंग पहचान और यौनिकता के अधिकार की अवसर की भागीदारी बढ़ेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए हो। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारीवादी दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद की परिभाषा को कैसे बदला जा सकता है। मीन्स अभी तक हम राष्ट्रवाद की भावना जो पढ़ते थे अवधारणा, तो हम उसमें क्या पढ़ते थे, राष्ट्रवाद क्या चीज़ होती है, जैसे कि कोई जाति को लेके, कोई धर्म को लेके, कोई संस्कृति को लेके जो लोग आपस में मतलब एकजुट होते हैं और उसकी मांग करते हैं, तो वो राष्ट्रवाद होता है, ठीक है। पर नारी के दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद और लिंग के बीच क्या संबंध है आपको बताना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। नारीवादी दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद की परिभाषा को बदलने का अर्थ है कि हम राष्ट्रवाद की जो परंपरागत हम पुरुष प्रधान समझ देखते हैं ना, जिसमें राष्ट्रवाद को सिर्फ पुरुष प्रधान दिखाया गया, जिसमें समावेशिता, समानता आधारित और लिंग संवेदनशीलता को परिभाषित करना है, यानी ये सब नहीं देखने को मिलती है पुराने वाले में जो परंपरा से चली आ रही है। तो पारंपरिक राष्ट्रवाद की अवधारणा में पुरुषों की सैन्य शक्ति के और साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक नीति से हम यही देखते हैं कि राष्ट्रवादी जहाँ पे भी हुआ है वो या तो पुरुषों द्वारा करा गया है, सेना द्वारा किया गया है, साम्राज्यवादी सोच द्वारा किया गया है, या स्वतंत्रता के लिए करा गया है, या औपनिवेशिक नीति के लिए करा गया है, पर महिलाओं के लिए करा गया, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो इसमें महिला और लिंग की विविधता को अक्सर क्या करा गया, नजरअंदाज किया गया है। तो नारीवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य है कि महिला और लिंग पहचान के अनुरूप रह के न केवल उनको पहचानना बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा में उनको समानता और समावेशिता दिलाना इनका काम है, ठीक है। तो
पारंपरिक राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? परंपरागत, ये नारीवादी नहीं, ये जो है राष्ट्रवाद, सिंपल राष्ट्रवाद की परिभाषा है। पारंपरिक राष्ट्रवाद की परिभाषा में राष्ट्रवाद को अक्सर एक पुरुष प्रधान संरचना के रूप में क्या करा है, देखा जाता है, जिसमें सैन्य शक्ति के लिए राष्ट्रवाद होता है, या तो राष्ट्रीय गौरव, अपनी संस्कृति को लेकर, धर्म को लेकर, या पुरुष द्वारा संचालित राजनीतिक संस्था द्वारा, इन्हीं द्वारा हम राष्ट्रवाद देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें महिलाओं और नागरिक अधिकारों को कभी भी जोड़ा नहीं जाता है। इसमें हिंसा, सैन्य संघर्ष, देशभक्ति, इन सबको मतलब ज्यादा वैल्यू दी जाती है अकॉर्डिंग टू महिला, ठीक है। तो नारीवादी दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद की परिभाषा में क्या बदलाव आया? तो जब नारीवादी दृष्टिकोण राष्ट्रवाद में जुड़ा तो इसमें लिंग संवेदनशीलता को जोड़ा गया, राष्ट्रवाद में समावेशी को जोड़ा गया, समान अधिकार को जोड़ा गया, ठीक है ना। तो समानता और समावेशिता कैसे राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है? तो नारीवादी दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? समानता पे है और समावेशिता पे है। तो राष्ट्रवाद अगर समावेशिता और समानता होगी तो महिलाओं की पूरी भागीदारी होगी, ठीक है ना। तो इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रवाद केवल पुरुषों का नहीं है बल्कि महिलाओं का भी है, क्योंकि राष्ट्रवाद मतलब समानता, ठीक है, लिंग पहचान और अन्य व्यक्ति का भी इसमें मतलब रोल है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय, मतलब महिलाओं की अगर ये सब होगी तभी तो एक सच्चा राष्ट्रवाद होगा। तो राष्ट्रवाद में क्या है? महिलाओं को और सभी अदर जेंडर को जोड़ना, ठीक है। राष्ट्रवाद को युद्ध और सैन्य शक्ति से परे देखा है। कब? जो पारंपरिक जो राष्ट्रवाद है, यानी हम युद्ध, सैन्य विजय, राष्ट्र की रक्षा, हम क्या कहते हैं, राष्ट्र की रक्षा कौन करता है? सैनिक करता है। सैनिक कौन होता है? पुरुष होते हैं। महिला तो करती ही नहीं है भाई राष्ट्र की रक्षा, है ना, ऐसा दिखाया जाता है। तो पुरुषों के नेतृत्व नेता कौन है? सब पुरुष ही है, शुरू से लेके आज तक। राजा 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 ही ज्यादा पढ़ते हैं, रानी तो बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो नारीवादी दृष्टिकोण ने इसको अलग तरीके से बताया कि सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता के तौर पे भी इसको देखना चाहिए। इस बदलाव ने ये सुनिश्चित किया कि राष्ट्र केवल सैन्य शक्ति तक ही नियंत्रित नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकार, उनकी भलाई, उनके जीवन स्तर को अगर आप सुधार रहे हो ना, तब जाके सच्चा राष्ट्रवाद है, ठीक है। तो परिवार और राज्य के बीच एक नया दृष्टिकोण कैसे दिया राष्ट्रवाद ने? तो पारंपरिक राष्ट्रवाद में राज्य और परिवार के बीच पितृसत्तात्मक संबंध देखने को मिलता है। जब हम पारंपरिक तौर पे अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं? पितृसत्तात्मक है, यानी हम जो सारी चीजें हैं वो पिता के पुत्र से ऐसे ऐसे देखते हैं। जैसे राज्य भी राजा का बेटा राजा होगा, संपत्ति पे भी उनका, मतलब पितृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है, जिसमें महिलाओं के संरक्षण, पालन पोषण, इसी चीजों में बस महिलाओं को दिखाया जाता है। नारीवादी दृष्टिकोण क्या है? इस चीज को पुनर्भाषित करती है, कहती है कि महिला बस यहीं तक नहीं रह गई है, बल्कि इन्होंने क्या करा है? समान साझेदारी करी है, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे सार्वजनिक हो क्षेत्र हो, चाहे निजी क्षेत्र हो, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सब में अवसर उनको समान मिलने चाहिए, ठीक है ना। तो लिंग आधारित संघर्ष और समानताओं का समावेशता की बात की है। नारीवादी दृष्टिकोण ने राष्ट्रवाद में लिंग आधारित संघर्ष जितने भी हुए हैं, असमानताओं, इन सबको प्रमुखता दी है। कहा है कि ये संघर्ष जो हुए, असमानता हुए, इन सब के खिलाफ हमें कार्य करना चाहिए, और पारंपरिक राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसको नजरअंदाज करते हुए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आधार में क्या करना चाहिए? हमें इनको अधिकार देना चाहिए, इनकी समानता को बढ़ाना चाहिए। तो नारीवादी दृष्टिकोण में यह सुझाव दिया जाता है कि राष्ट्रवाद केवल लिंग समानता को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि महिलाओं का शोषण, यौन हिंसा, लिंग भेदभाव, इन सभी को उजागर करता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर नारीवादी दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद की परिभाषा बदलने से मतलब है कि महिला वोटिंग का अधिकार भी होना चाहिए, किसमें? किसी भी देश में। ऐसा नहीं है कि आप वोट सिर्फ क्या है पुरुषों से लोगे, पहले होता था ना, मतलब हमारे भारत में तो शुरू से ही है, बट क्या है वेस्टर्न में ऐसा नहीं होता था, ठीक है, बाद में जोड़ा गया है महिलाओं को, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण भी उनका होना चाहिए, यानी उनका सैन्य शक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा ही नहीं होती आपकी राष्ट्रवाद का मतलब, बल्कि उनकी जो नागरिक है आपकी, उसमें महिलाएं भी आती हैं, उनकी भलाई के लिए, उनकी ट्रांसजेंडर, समलैंगिकता, इन सब पे भी बात होनी चाहिए, इन सबकी भी रक्षा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगी? नारीवादी दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद की परिभाषा को बदलने का मतलब है कि हमें समानता आधारित, समावेशिता और लिंग संवेदनशीलता परिवर्तन करने चाहिए, जिसमें महिलाओं को और लिंग पहचान वाले व्यक्तियों की भूमिका है उसको स्थान जो है वो अधिकार देने चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ये परिभाषा राष्ट्रवाद के पुराने जो पुरुष प्रधान जो दृष्टिकोण है उसको चुनौती देती है और समाज में न्याय, समानता और सामाजिक कल्याण के मूल्य को रखती है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि सुरक्षा की परिभाषा में लिंग के प्रभाव को कैसे समझा जाता है, या यही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि पारंपरिक सुरक्षा सिद्धांत में लिंग को कैसे अनदेखा किया गया है, महिलाओं की तो बात ही नहीं की गई है, ठीक है ना। तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो सुरक्षा की परंपरागत परिभाषा जो आमतौर पर हम देखते हैं वो पुरुषों के अधीन है या सैन्य गतिविधि से जुड़ी हुई है।
ठीक है ना। इसमें संप्रभुता की रक्षा जो है ये किसके हाथ में है, सिर्फ पुरुषों के हाथ में दिखाया गया है। इसमें महिलाओं को, ट्रांसजेंडर, इन सब व्यक्ति को बिल्कुल भूमिका से नकारा गया है कि ये तो कुछ करा ही नहीं है इन लोगों ने, ठीक है ना। हालांकि नारीवादी सिद्धांत और लिंग संवेदनशीलता सुरक्षा अध्ययन से ये हमें पता लगता है कि जो व्यक्तिगत और सामाजिक और लिंग संवेदनशीलता जो है उसके दृष्टिकोण को भी क्या करना चाहिए, हमें इसमें देखना चाहिए आईआर में। लिंग यानी जेंडर की सुरक्षा की परिभाषा भी बहुत ज्यादा प्रभावी होती है, महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि सैन्य और राज्य सुरक्षा से जुड़ा होता है। आप बाहर बाहर की सुरक्षा कर लो पर अपने देश की नागरिक की, जो आपके अदर जेंडर, इन सब की रक्षा ना करो तो क्या है का रक्षा कर रहे हो। तो भौतिक, मानसिक और सामाजिक सुरक्षा जरूरी होती है, ठीक है। इसलिए महिला, ट्रांसजेंडर, ठीक है, इन सब की को क्या है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको समान अधिकार देना चाहिए, इनकी शारीरिक सुरक्षा करना चाहिए और इनके जो भी मानव अधिकार है और समाज में इनकी जगह जो है वो भी बनानी चाहिए, सुनिश्चित करनी चाहिए। तो पारंपरिक सुरक्षा की परिभाषा में अगर लिंग को देखें तो परंपरागत सुरक्षा की परिभाषा का मतलब है, आमतौर पर सुरक्षा की बात होती है और सैन्य शक्ति की बात होती है परंपरागत में, तो आईआर में, ठीक है। तो इसमें क्या है, सैन्य बलों की बात होती है, जहां हम देखते हैं सैन्य सुरक्षा युद्ध की परिभाषा में महिला और लिंग विविधता को बिल्कुल ही नजरअंदाज किया गया है या तो लिखा ही नहीं गया है इनके बारे में, ठीक है ना। राज्य सुरक्षा की बात करें तो राज्य की सुरक्षा में संप्रभुता की रक्षा से संबंधित होती है ये, जहां महिला और लिंग पहचान वाले जो व्यक्ति है उसके लिए सुरक्षा विचारधारा को रखना चाहिए, ठीक है ना। वहीं सैन्य और युद्ध में अगर देखें तो पारंपरिक सुरक्षा में युद्ध, सैन्य संघर्ष और सैन्य शक्ति प्रमुख होते हैं, जिसमें महिलाओं की भूमिका को नकार दिया है बिल्कुल। महिलाओं की स्थिति को अक्सर पीड़ित रूप में दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इनकी सक्रिय भूमिका नहीं दिखाई गई है, ठीक है ना, समाज में। नारीवादी दृष्टिकोण और लिंग संवेदनशील सुरक्षा क्या है? तो नारीवादी दृष्टिकोण में सुरक्षा की बात होती है, व्यक्तिगत की बात होती है, अदर जेंडर की, समाज की बात होती है, जिसके अनुसार उन्होंने कहा है कि महिला जो है वो लिंग, पहचान, व्यक्ति और सामाजिक समूह को नजरअंदाज हमें नहीं करना चाहिए, हमें संवेदनशीलता रखनी चाहिए सुरक्षा में। सामाजिक सुरक्षा और असुरक्षा, यानी नारीवादी दृष्टिकोण में सुरक्षा का मतलब है सामाजिक असुरक्षा, जैसे जैसे कि लिंग आधारित हिंसा जो होती है उससे सुरक्षा करना, घरेलू हिंसा से सुरक्षा करना महिलाओं की, यौन उत्पीड़न से, और आर्थिक सुरक्षा उनको देना। तो हम कहेंगे कि हमने समाज में सुरक्षा की है, बल्कि ये नहीं कि बॉर्डर पे बस सुरक्षा की है, ठीक है। तो यौन हिंसा और शोषण, यानी सुरक्षा का मुद्दा तब भी महत्वपूर्ण होता है जब महिला और अन्य लिंग के साथ क्या होता है, यौन हिंसा, शारीरिक शोषण, उत्पीड़न, ये सब होता है, ठीक है ना। तो इसको भी हमें प्रोटेक्शन करने की जरूरत है, ठीक है। घरेलू हिंसा की बात करें तो ये भी एक बहुत हरासमेंट जो होता है महिलाओं के साथ, ठीक है ना। तो इस पे भी हमें सुरक्षा की या कानून वगैरह बनाने चाहिए। तो वैश्विक सुरक्षा में अगर महिलाओं का योगदान देखें तो सैन्य संघर्ष हो चाहे युद्ध हो, इन सब में दिखाया तो नहीं गया है पर बहुत सी ऐसी महिलाएं जिसने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है ना। भारत की बात करें तो झांसी की रानी तो आई है भारत की, बट इंटरनेशनल तौर पे देखें तो हमें नहीं देखने को मिलती है ज्यादा। तो महिला और लिंग पहचान को या तो नजरअंदाज कर दिया गया या तो उनको भागीदार ही नहीं लेने दिया है। तो युद्ध क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का शोषण होता है, यौन उत्पीड़न होता है, तो इन सब, चलो भाग नहीं लिया है पर ये सब तो अत्याचार भी तो होते थे इन पे, तो अत्याचार पे भी तो सवाल उठने चाहिए या लिखा जाना चाहिए, पर इस पे भी नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और लिंग का प्रभाव क्या पड़ा, यानी जब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिभाषा में पारंपरिक रूप से राज्य जो संप्रभुत्व है, जो सैन्य शक्ति और युद्ध के खतरों को हम प्राथमिकता देते हैं, वही नारीवादी दृष्टिकोण कहता है कि समानता होनी चाहिए, नेतृत्व होनी चाहिए महिला की ज्यादा, इन सब पे बल देता है, ठीक है। तब जाके, यानी नारीवादी दृष्टिकोण कहता है कि महिलाओं के अधिकार की रक्षा, मानव अधिकार की रक्षा और लिंग आधारित अगर असुरक्षा को आप प्राथमिकता दोगे तो जाके आप अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाओगे, जिसमें यौन हिंसा रुकेगी, बलात्कार रुकेंगे और हरासमेंट रुकेगा, ठीक है ना। तो लिंग संवेदनशील की सुरक्षा क्या है, कि लिंग संवेदनशील सुरक्षा यानी जेंडर सेंसिटिव सिक्योरिटी का तात्पर्य है कि कुछ जो हमारी सुरक्षा की परिभाषा में लिंग पहलू को जोड़ा जाए। यानी ऐसा नहीं है कि हम जब सुरक्षा पढ़ते हैं तो सिर्फ सैनिक, हम सिर्फ पुरुष प्रधान पढ़े, हमें महिलाओं के साथ भी जो अत्याचार होता है उन सबको भी पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि उनकी महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक अधिकार, मानव अधिकार, लिंग आधारित हिंसा, युद्ध उत्पीड़न, इन सबको हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो नारीवादी सिद्धांत का योगदान क्या रहा है, इन्होंने व्यक्तिगत की बात की है, सामाजिक की बात की है, राजनीतिक में महिलाओं की बात की है, जैसे कि जूथियट बटलर ने, ट्रेसी बोल्टर और सिंथिया बेनेट ने क्या करा है, नारीवादी सिद्धांत दिया, जिसमें सैन्य सुरक्षा में सिर्फ महिलाओं की बात के अलावा, महिला पुरुष की बात के अलावा उन्होंने मानव अधिकार की भी बात की है और लिंग आधारित सुरक्षा की तो बात उन्होंने की है क्योंकि नारीवादी थे। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि सुरक्षा की परिभाषा में लिंग का प्रभाव ये दर्शाता है कि ये केवल सैन्य और राज्य की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है,
बल्कि नारीवादी दृष्टिकोण ने सुरक्षा की अवधारणा को भी व्यक्तिगत सामाजिक दृष्टिकोण के तौर पे पेश किया है। तो जिसमें महिलाओं की लिंग की भूमिका की बात की जाती है, समाज में उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, मानवाधिकार, उनके समान अधिकार, उनके वोटिंग के अधिकार, उनके न्याय, उनके साथ जो हरासमेंट हो रहा है, इन सब की बात करना और इन सब में उनको सुरक्षा देना और उनको अवसर देने की बात की है। ठीक है ना? आई होप आपको ये समझ आया हो। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा यूनिट नंबर 4 से है। तो हमारा यूनिट नंबर 4 है कि लिंग और आईआर प्रैक्टिस क्या है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं यूनिट नंबर 4 का, कि विदेश नीति में लिंग का समावेशन क्यों महत्वपूर्ण है और ये वैश्विक शांति में किस प्रकार योगदान देता है विदेश नीति में जेंडर की भूमिका। यही क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि लिंग और विदेश नीति के बीच संबंध को उदाहरण के साथ आप स्पष्ट रूप से बताइए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि विदेश नीति की जब भी हम बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी की, तो इसमें हम एक राज्य के बाहरी संबंधों की क्रियाकलाप की योजना देखते हैं कि एक देश की दूसरे देश से कैसे संबंध है। ठीक है, जैसे कि उसकी राज्य सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विकास सहायता और वैश्विक कूटनीति की हम बात करते हैं जब हम कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है ना, पर उसमें महिलाओं की बात नहीं करते हैं। ये कहते हैं परंपरागत रूप से विदेश नीति जब बनती थी वो पुरुषों की शक्ति की बात होती थी, सेना की बात होती थी, राजनीतिक रणनीतियों की बात होती थी। ठीक है ना, इन्हीं सब पे ध्यान केंद्रित किया जाता था। यहाँ पे नारी की बात यहाँ मतलब अभी अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में भी देखने को नहीं मिलता था। विदेश नीति में भी कोई नेता किसी नेता से पूछा जाता था तो युद्ध के समय जो उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है महिलाओं के साथ उसकी बात नहीं होती थी। लिंग संवेदनशीलता पे ध्यान नहीं दिया जाता था। तो पूरी तरह से है ना फॉरेन पॉलिसी में भी क्या है नजरअंदाज करा जाता था महिलाओं के अधिकार वगैरह या उनके साथ जो उत्पीड़न होता था उसको। लिंग का समावेशन और विदेश नीति में क्यों महत्वपूर्ण है, यानी लिंग का समावेशन यानी लिंग का भी फॉरेन पॉलिसी में आना इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि समाज की आधी जनसंख्या क्या है, वो तो महिला ही है। और आधी जनसंख्या को अगर आप इग्नोर करोगे तो उस कहोगे कि वो समाज अच्छा है, तो बिल्कुल गलत बात है ये। तो महिला और लिंग पहचान वाले जो व्यक्ति है उसके अधिकार की रक्षा करना, उनके समाज में जितने भी हाशिए हो रहे हैं उनके साथ पीड़न हो रहा है उसको देखना, उस पर काम करना, उसके लिए कानून बनाना। ठीक है, तो समानता और समावेशिता का सिद्धांत देते हैं। विदेश नीति में लिंग का समावेशन यानी समानता, यानी फॉरेन पॉलिसी में महिलाओं की भी समानता की बात होनी चाहिए, समावेशिता की बात होनी चाहिए, उनके भी व्यापक और सामाजिक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। है ना, जो भी नीति वगैरह बने तो सभी लिंगों को, सभी वर्गों की आवाज सुनी जाती है और समान अवसरों को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इससे महिला की स्थिति और अधिकारों की सुरक्षा। विदेश नीति में लिंग का समावेशन महिलाओं के अधिकार सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाता है, जो कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बात कर रहा है, उत्पीड़न और लैंगिक असमानता, इन सब की बात क्या है फॉरेन पॉलिसी में उठाने की बात करता है। आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान की बात करें तो लिंग में संवेदनशीलता की नीति में महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास की बात करता है, जिसमें महिला के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और रोजगार के अवसर की बात की जाती है। ठीक है, वहीं विदेश नीति में लिंग का समावेशन और वैश्विक शांति में ये योगदान, जब फॉरेन पॉलिसी में हम महिलाओं का योगदान देखते हैं, लिंग का योगदान देखते हैं, जेंडर का योगदान देखते हैं, तो इससे क्या है, इससे विश्व में शांति कैसे बनती है वो बताना है। ठीक है, तो विदेश नीति में लिंग का अगर हम मिलाप करते हैं, मतलब महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाते हैं, महिलाओं की ज़्यादा बात करते हैं, तो इससे लाभ ही होता है। इससे क्या होता है, सामाजिक न्याय आती है, किसी भी देश में समानता आती है और मानवाधिकार की रक्षा होती है। ठीक है, तो शांतिपूर्ण संघर्ष का समाधान होता है जब हम लिंग को मिला समावेश करते हैं फॉरेन पॉलिसी में। ठीक है, यानी उसको मिलाते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं। तो लिंग संवेदनशीलता विदेशी नीति में महिलाओं की लिंगी विविधता को, व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ावा देता है, शांति निर्माण करता है, संघर्ष समाधान करता है, एक नया दृष्टिकोण और अनुभव के तरीके से शांति बनाए रखता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर नारीवादी शांति सिद्धांत जो है वो क्या करता है, सामाजिक न्याय, समानता, मानवाधिकार, इन सब की बात करता है। ठीक है ना, तो यूएन वुमेन, इन सब के द्वारा क्या है महिलाओं की बात करी जाती है। लिंग आधारित हिंसा को समाप्त किया जाता है। जो महिलाओं के साथ लिंग आधारित हिंसा होती है, यौन उत्पीड़न होते हैं, युद्ध के समय जो सैन्य संघर्ष होते हैं, यौन हिंसा, बलात्कार और भी जो हरासमेंट होते हैं, तो उन सब के खिलाफ आवाज उठाते हैं ये। ठीक है, स्त्री कूटनीति की बात करें तो फेमिनिस्ट डिप्लोमेसी भी बहुत जरूरी होती है। यानी स्त्री कूटनीति का मतलब है कि कूटनीति वैश्विक संबंधों में दृष्टिकोण से रखा जाए, मतलब किस दृष्टिकोण से, महिला के दृष्टिकोण से। ठीक है, इससे क्या होता है, मूलभूत मानवाधिकार की बात होती है, क्योंकि जब कूटनीति में महिलाओं की बात करोगे तो महिला के अधिकार, महिला तो हमारी 50% ही होती है। ठीक है ना, क्योंकि जितने पुरुष होते हैं उतने महिला ही होती है। 50% की आप अगर उसको न्याय दे रहे हो तो आप न्याय कर रहे हो, उसकी मानवाधिकार की रक्षा कर रहे हो, सामाजिक न्याय पैदा कर रहे हो। ठीक है ना, तो वैश्विक महिलाओं के लिए
अधिक समान अवसर होना चाहिए, यानी विदेश नीति में लिंग के समावेशन से महिलाओं और उसकी वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, जो एक समान और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, आर्थिक इन सब में सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि विदेश नीति में लिंग का समावेशन केवल समानता और समावेशिता को ही नहीं लाता, बल्कि वैश्विक शांति, सुरक्षा और स्थिरता इन सबको बनाने में काम करता है। महिला और लिंग पहचान वाले व्यक्ति निर्णय में शामिल करने से हमें क्या होता है, हमारी अच्छी होती है हमारी फॉरेन पॉलिसी, और सामाजिक न्याय बना रहता है, सकारात्मक प्रभाव होता है, समावेशिता आती है और लिंग की भूमिका भी बढ़ती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आया हो। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में लिंग आधारित दृष्टिकोण के समावेशन से क्या परिवर्तन हो सकता है, ये आपको बताना है। यही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में लिंग की भूमिका। अंतरराष्ट्रीय संस्था क्या होती है, यूएनओ, आईएमएफ, है ना। तो जितने भी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, WTO, ठीक है ना, WHO, तो इन सब में लिंग की भूमिका की आपकी बात बताना है कि क्या भूमिका रही है, ठीक है। तो अगर हम परिचय से स्टार्ट करें तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में वैश्विक शांति बनाने के लिए, सुरक्षा, मानवाधिकार के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जो कि इन सब की बात करता है। पारंपरिक रूप से इन संस्थानों में लिंग आधारित दृष्टिकोण की उपेक्षा की जाती थी, मतलब महिलाओं की इसमें भी ज्यादा बात नहीं की जाती थी। पर समय के साथ साथ क्या है, नेतृत्व बढ़ा, इसमें पुरुषों के नेतृत्व में पुरुषों के दृष्टिकोण और अनुभव पर आधारित होते थे। पर जब लिंग आधारित दृष्टिकोण अपनाया इसमें, तो इनमें समावेशिता आई, महिलाओं की बात हुई, लिंग पहचान, व्यक्ति, इन सबके अधिकार, इन सबको सुरक्षित करने की बात हुई, ठीक है। तो निर्णय प्रक्रिया में क्या ही समय, जब भी निर्णय लेते थे पहले पुरुष प्रधान होते थे, अब महिलाओं को भी ध्यान में रखा जाता है कोई भी निर्णय लेने में। जैसे कि लिंग आधारित दृष्टिकोण में समावेशिता आने से क्या है, अब प्रतिनिधित्व जो है उसमें भी महिलाएं आई। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जैसे यूएन की बात करें, विश्व संयुक्त राष्ट्र की बात करें, विश्व बैंक की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, तो इसमें लिंग पहचान वाले व्यक्तियों की प्रतिनिधित्व बढ़ी, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो प्रतिनिधित्व है उसमें वुमेन्स ने इसमें लिया, जिससे क्या है इसमें शामिल हुए। और महिला, ट्रांसजेंडर और इन सब व्यक्तियों की जितने भी जो भी परेशानी है उन सबको समझा, वास्तविक जरूरतों के अनुरूप समानता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया। उदाहरण के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने महिलाओं के अधिकार, अधिक प्रतिनिधित्व, शांति निर्माण और संघर्ष समाधान को बहुत ज्यादा निभाया है अच्छे से। महिला सुरक्षा परिषद ने भी क्या करा है, इसमें काम किया है। संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग है, जिसने क्या करा है, समावेश से महिलाओं के अधिकार, शारीरिक सुरक्षा और आर्थिक अवसरों की स्थिति को सुधारने की बात की है। लिंग आधारित हिंसा और शोषण के प्रति संवेदनशीलता की बात की। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो है, संस्था है, उसमें लिंग आधारित दृष्टिकोण को अपनाने की बात की है, जिससे लिंग आधारित हिंसा ना हो, यौन उत्पीड़न ना हो, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर युद्ध और संघर्ष होते हैं, तो उसमें क्या है, महिलाओं के साथ यौन हिंसा, बलात्कार, ये सब बहुत ज्यादा होती है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा इन सब को देखती है, क्योंकि मानव अधिकार को भी देखती है, और मानव में तो महिला भी आती है ना। तो यौन शोषण, लिंग आधारित हिंसा, इन सबको अस्वीकार माना है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, ठीक है। तो वैश्विक विकास और समानता में सुधार हुआ जब लिंग की भूमिका बढ़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। तो लिंग आधारित दृष्टिकोण ने समावेशिता लाई अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, वैश्विक विकास करा, समानता लाया, विकासशील देशों को, विकसित देशों को लिंग आधारित दृष्टिकोण प्रदान किया और असमानता को दूर करा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में देखभाल किया और स्वतंत्रता भी दी महिलाओं को या अदर जेंडर को। उदाहरण के तौर पर विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन सब ने महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए समान वेतन जैसे मुद्दों को शामिल किया, कि जितने महिला को, अगर एक पोस्ट में पढ़ा रही हूँ और वही एक लड़का पढ़ा रहा है, तो लड़कों को ज्यादा सैलरी, अगर मुझे कम सैलरी मिल रही है तो गलत बात है ना, पढ़ा तो दोनों एक पोस्ट पर है। इसकी बात की। संयुक्त राष्ट्र विकास ने भी लिंग आधारित विकास नीति को लाया, जिसमें महिला के स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा पे समान उनको अवसर मिले, इसकी बात की। शांति और सुरक्षा के संदर्भ में भी लिंग आधारित दृष्टिकोण इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में लिंग आधारित दृष्टिकोण के समावेशन से शांति और सुरक्षा की अवधारणा बढ़ी, जिससे पारंपरिक रूप से शांति बढ़ी, सुरक्षा के मुद्दे बढ़े और सैन्य ताकतें मजबूत हुई। जब लिंग आधारित दृष्टिकोण बढ़ा हमने, तो महिला, बच्चे को हाशिए पे रखा जाता था पहले, पर अब क्या है, उनको भी ध्यान दिया जा रहा है और इन सबकी भी बात होती है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, ठीक है, समावेशिता की बात होती है। उदाहरण के तौर पर अगर बताऊं तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने क्या करा, लिंग आधारित दृष्टिकोण लागू करने से महिलाओं के अधिकार की इन्होंने बात की, इनके खिलाफ जो हिंसा होती थी उसमें शांति सुरक्षा को शामिल किया। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन ने भी इस भागीदारी को बढ़ाया। तो महिलाओं के अधिकार और स्वास्थ्य देखभाल की भी स्थिति इससे सुधरी जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, किसमें, अंतर्राष्ट्रीय मंच में, संस्थानों में। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में लिंग आधारित दृष्टिकोण ने महिलाओं के स्वास्थ्य को, मानवाधिकार को, इन सबको
संरक्षित किया, अधिक बढ़ाया। प्रजनन, स्वास्थ्य, सैनिटेशन, इन सब ने स्वास्थ्य स्थिति को क्या करा, ज़्यादा जोर दिया। उदाहरण के तौर पे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रजनन अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए योजना का निर्माण किया। संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग ने भी क्या करा, शारीरिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मानव अधिकार पे ठोस कदम उठाए। ठीक है, तो लिंग आधारित न्याय और समानता पर भी प्रचार हुआ, यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में लिंग आधारित दृष्टिकोण से लिंग आधारित न्याय की बात की, समानता की बात की। इसने महिलाओं की अधिकार की रक्षा करी, समाज के अन्य हाशिए जो वर्ग थे उनको भी क्या है, समान अधिकार प्राप्त करवाया। उदाहरण के तौर पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मानव अधिकार परिषद, ये सब क्या है, महिलाओं की बात करता है। ठीक है ना, और अदर जेंडर की बात करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिंग आधारित समानता को समाप्त करने के लिए एक प्रभावी नीति भी बनाई जाती है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे, अंतर्राष्ट्रीय संस्था में जब लिंग की भूमिका बढ़ी तो क्या है, दृष्टिकोण बहुत ज्यादा समावेशिता हुआ अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, और लिंग पहचान वाले व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा हो सकती है। इससे वैश्विक शांति बनती है, विकास आता है, समावेशिता आती है, समानता बढ़ती है। न केवल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बढ़ती है बल्कि सुरक्षा, विकास, इन सब मुद्दों पे भी ढंग से बात होती है। समाज के विभिन्न समुदाय की आवाज सुनी जाती है, क्योंकि समाज का ही तो हिस्सा है वुमेन्स या अदर जेंडर। तो सुनने से समावेशिता आती है और एक अच्छा सा, कह सकते हो, महत्वपूर्ण कदम साबित होता है ये। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आया हो। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग युद्ध और संघर्ष में महिलाओं और अन्य लिंगों की भूमिका को कैसे देखा जाता है। ये क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि युद्ध और संघर्ष के दौरान महिलाओं की भूमिका की बताइए। यही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि लिंग आधारित हिंसा और युद्ध दौरान महिलाओं के खिलाफ होने वाली यौन उत्पीड़न, इन सबको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बेसिकली क्वेश्चन है कि जब युद्ध होता है किसी देश में, कुछ भी होता है, तो हम पढ़ते तो हैं कि इतने लोग मरे, इतने लोग मरे, पर उसमें जो महिला होती है उसके साथ भी बहुत अत्याचार होता है, उसका महिला के साथ उत्पीड़न होता है, यौन शोषण होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनकी, और उनकी विधवा भी हो जाती है, तो उनकी चीज़ को वो सब नज़रअंदाज करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उसने ऐसे क्या क्या उपाय किए हैं इस चीज़ को लेके, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो युद्ध और संघर्ष केवल राजनीतिक और सैन्य संघर्ष नहीं होती, बल्कि समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करती है। विशेषकर अगर महिलाओं की बात करें तो लिंग आधारित दृष्टिकोण में समावेशन आने से सक्रिय महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ जाती है लिंगों की, जिससे क्या है, उनके समाधान आसानी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो युद्ध और संघर्ष में महिलाओं और अन्य लोगों की क्या भूमिका रही है, क्योंकि युद्ध और संघर्ष में महिलाओं की भूमिका केवल पीड़ितों तक ही देखी गई है। महिलाओं को अन्य लिंग पहचान वाले व्यक्तियों के संघर्ष में कई सक्रिय भूमिका होती है। लिंग आधारित दृष्टिकोण से पहचाना जैसे शांति निर्माण और संघर्ष समाधान, यानी महिला युद्ध और संघर्ष के दौरान शांति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संघर्षों के समाप्त होने के बाद महिला समाज का पुनर्निर्माण प्रक्रिया, मनोबल बढ़ाना, मूलभूत मानवाधिकार, इन सब की बात करती है, पर इन सबको नजरअंदाज किया गया है। उदाहरण के तौर पर रवाड़ा में 1994 में क्या हुआ था, जातीय संघर्ष हुआ था। इस जातीय संघर्ष में महिला समुदाय ने क्या करा, इसको पुनर्निर्माण किया और नेतृत्व समाज में क्या करा, शांति बनाया। सैन्य संघर्ष में महिलाओं की भागीदारी मिलती है। महिलाओं को युद्ध और संघर्ष में आमतौर पर सैन्य बल से बाहर रखा जाता है, लेकिन अगर हम बात करें सक्रिय रूप से भागीदारी की, तो वो रहती है गैर सैन्य भूमिका के तौर पे, सैन्य संचालन के तौर पे, रेजिडेंस के तौर पे, या स्वयं असेंबली बल के तौर पे अलग अलग पद पे रहती है। ठीक है ना, मिलिट्री में। उदाहरण के तौर पे कोलंबिया में फार्क के खिलाफ जब संघर्ष हुआ था, तो महिला ने गैर जो सैन्य भूमिका है उससे क्या करा, लड़ाकू सेनाओं तक भूमिका निभाई थी। लड़ाकू, हमारी भी कितनी सारी फ्रीडम फाइटर्स हैं, और बहुत सारी हमारी जो अभी पाकिस्तान पे जो हमारी हमला करा, मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर की हमारी जो हेड थी, है ना, जो, तो ये सभी क्या है, महिलाएं हैं जिनका योगदान रहता है युद्ध में। ठीक है, तो मानवीय सहायता और पुनर्वास कार्य में, यानी मानवीय कार्यकर्ता करने में, स्वास्थ्य देखभाल में, खाद्य आपूर्ति, आवास में, मानव अधिकार सुरक्षा में, इन सब में महिलाओं को क्या है, जगह दी गई है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर सीरिया के संघर्ष के दौरान महिला युद्ध पीड़ितों की मदद के लिए विभिन्न मानवीय संगठन चला रही थी। ये महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा, पुनर्वास कार्य और शरणार्थियों के लिए सहायता प्रदान कर रही थी। ठीक है, लिंग आधारित दृष्टिकोण से महिलाओं की भूमिका को कैसे लागू किया जाता है। लिंग आधारित दृष्टिकोण का समावेशन युद्ध और संघर्ष के दौरान महिलाओं की भूमिका में सशक्त बनाना होता है महिलाओं को, और उनकी दृष्टिकोण में उनकी जो इतनी भी आवश्यकता है उसको पूर्ण करना, और सुरक्षा देना उनको, उनके संसाधनों में बराबर हिस्सेदारी और संचार को बढ़ाना होता है। ठीक है, तो शांति प्रक्रिया में महिलाओं की क्या भागीदारी रही है, तो शांति बनाने में जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का
1325 का जो प्रस्ताव था उसमें भी क्या है, महिलाओं को शांति सुरक्षा के लिए शामिल किया गया था। ठीक है, महिला संघर्ष और हिंसा के दौरान सुरक्षा और चिकित्सा देखभाल में भी महिला का योगदान रहता है। मानवाधिकार, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मानवाधिकार रक्षक, इन सब में महिलाओं मतलब पीड़ितों की सुरक्षा की देखभाल में महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है महिला का। लिंग आधारित हिंसा, यौन पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लिंग आधारित हिंसा जैसे बलात्कार, यौन उत्पीड़न, लैंगिक असमानता, इन्होंने क्या करा है, संवेदनशीलता की कार्रवाई की आवश्यकता को महसूस दिलाया है। संयुक्त राष्ट्र ने यूएन क्या करा है, यौन हिंसा पे, अपराध पे मानवाधिकार उल्लंघन की रूप में मान्यता प्रदान किया और इसको खंडित बताया है। विशेष न्यायाधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इन सब में क्या है, इन सब की बात की गई है। तो लिंग आधारित हिंसा और युद्ध के दौरान महिलाओं के साथ होने वाले जो उत्पीड़न है उसने पूरी तरह से समाज को प्रभावित किया है। ठीक है, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1325 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने क्या करा, शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया और युद्ध में महिलाओं के खिलाफ होने वाली जितनी भी हिंसा होती थी ना, उन सबको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे आईसीजी ने भी और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय ने भी, यानी आईसीसी ने भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय द्वारा युद्ध अपराधों का मानवाधिकार उल्लंघन से सुनवाई की, महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामले में न्याय प्रदान करने की बात की है जो युद्ध के बाद उनके साथ होता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हैं, जैसे सुरक्षा अधिकार की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून ढांचा बनाया गया है जिनेवा संधि के तहत। तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी देखे गए हैं। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। शिक्षा, सहज सजगता, इन सब से क्या है, समाज को ये सिखाना चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को हमें खंडित करना चाहिए और न्याय का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, मानवाधिकार की रक्षा करनी चाहिए, महिलाओं के भी अधिकार की बात करनी चाहिए। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि युद्ध और संघर्ष के दौरान महिला और अन्य लिंग की भूमिका जो है वो सकारात्मक और सशक्त होती है। ठीक है, तो लिंग आधारित दृष्टिकोण को समाहित किया जाए और महिलाओं की भागीदारी क्या है, बढ़ाई जाए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में और शांति निर्माण बनाया जाए, सैन्य संघर्ष में, मानवाधिकार सुरक्षा में, इन सब में इसका योगदान रहे। लिंग आधारित हिंसा, यौन हिंसा, इन सब पे कानून बने, रोके और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे कि 1325 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया सांस्कृतिक परिवर्तन के खिलाफ महिलाओं की जो सुरक्षा सुनिश्चित करने में ये मदद करी। ठीक है, इन सब ने, आई होप यहाँ पे होता है पूरा आपका जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो होता है यहाँ पे आपका खत्म। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद। ठीक है।